नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपने पराए। इलाहाबाद छोड़े हुए मुझे 20 साल हो गए। छोड़ना तो नहीं चाहती थी, पर जब परायेपन की बदबू आने लगे तो रहना संभव नहीं होता। जब तक मेरी जेठानी का रवैया हमारे प्रति अच्छा था, सब ठीक चलता रहा, पर जैसे ही उनकी सोच में बदलाव आया, मैंने ही अलग रहना मुनासिब समझा। आज वर्षों बाद जेठानी का खत आया। वे मेरे बेटे अनमोल को देखना चाहती थी। 60 साल की जेठानी के प्रति अब मेरे मन में कोई मनमुटाव नहीं रहा। मनमुटाव पहले भी नहीं था, पर जब स्वार्थ बीच में आ जाए तो मनमुटाव आना स्वाभाविक था। शादी के बाद जब ससुराल में मेरा पहला कदम पड़ा, तब मेरी जेठानी खुश होकर बोली, चलो एक से भले दो, वरना अकेला घर काटने को दौड़ता था। वे निसंतान थी, तब भी उनका इलाज चल रहा था, पर सफलता कोसों दूर थी। जब अनमोल का जन्म हुआ तो मुझसे ज्यादा खुशी उन्हें हुई। हालांकि दिल में अपनी औलाद ना होने की कसक थी, जिसे उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। बच्चों की किलकारियों से भला कौन वंचित रहना चाहता है। अनमोल ने घर की मनुष्यत को तोड़ा। जेठानी ने मुझसे कभी परायापन नहीं रखा। वे मेरी पूरी सहायता करती थी। मेरे पति की आय कम थी, इसलिए वक्त जरूरत रुपए पैसों से मदद करने में वे भी पीछे नहीं हटती थी। अनमोल के दूध का खर्च वही देती थी, कपड़े आदि भी वही खरीदती। मैंने भी उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। अनमोल को वे संभालती तो घर का सारा काम मैं देखती। इस तरह मिलजुल कर हम हंसी खुशी रह रहे थे। हमारी खुशियों को ग्रहण तब लगा जब मुझे दूसरा बच्चा होने वाला था। नई तकनीक से गर्भ धारण करने की जेठानी की कोशिश असफल हुई और डॉक्टरों ने कह दिया कि इनकी मां बनने की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई है। तो वे बुझी बुझी सी उदास रहने लगी। ना उनमें पहले जैसी खुशी रही, ना ही उत्साह। उनके मां ना बन पाने की पीड़ा का मुझे एहसास था, क्योंकि मैं भी एक मां थी। इसलिए अनमोल को ज्यादातर उन्हीं के पास छोड़ देती। वह भी बड़ी मम्मी कहकर उन्हीं से चिपका रहता। रात को उन्हीं के पास सोता। उनकी भी आदत कुछ ऐसी बन गई थी कि बिना अनमोल के उन्हें नींद नहीं आती थी। मैं चाहती थी कि वे किसी तरह अपने दुखों को भूली रहें। जब मुझे दूसरा बच्चा होने को था, पता नहीं मेरे जेठ जेठानी ने क्या सोचा। एक सुबह वे मुस्कुराकर बोली, सुनीता, इस बच्चे को तू मुझे दे दे। मैंने इसे मजाक समझा और उसी लहजे में बोली, दीदी आप दोनों ही रख लीजिए। मैं मजाक नहीं कर रही। वे थोड़ा गंभीर हुई। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बच्चे को कानूनन मुझे दे दो। मैं तुम्हें सोचने का मौका दूंगी। जेठानी के कहने पर मैं संजीदा हो गई। मेरे चेहरे की हंसी एकाएक गुम हो गई। कानूनन शब्द मेरे मस्तिष्क में तीर की भांति चुभने लगा। शाम को मेरे पति ऑफिस से आए तो मैंने जेठानी की कही हुई बात का जिक्र उनसे किया। दे दो, हर्ज ही क्या है, भैया भाभी ही तो हैं, ये बोले। मैं बिफर पड़ी। कैसे पिता हैं आप? आपको अपने बच्चे का जरा भी मोह नहीं। एक माँ से पूछिए जो 9 महीने किन कष्टों से बच्चे को गर्भ में पालती है। भैया हैं, कोई गैर नहीं। मैंने कब इनकार किया? फिर भी कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी कि मेरा बच्चा किसी और की अमानत बने। मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मान लो लड़की हुई तो, लड़का हो या लड़की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। कम आमदनी के चलते कहाँ से लाएंगे दहेज के लिए लाखों रुपए। भैया भाभी तो संपन्न हैं, वे उसकी बेहतर परवरिश करेंगे। परवरिश हम भी करेंगे। मैं कुछ भी करूंगी, पर अपने कलेजे के टुकड़े को यूं जाने नहीं दूंगी। मैंने आत्मविश्वास के साथ जोर देकर कहा, सोच लो, बाद में पछताना ना पड़े। हिसाब किताब आप कीजिए। अनमोल मुझसे ज्यादा उनके पास रहता है। क्या मैंने कभी ऐतराज किया? जो आएगा उसे भी वही पालें, पर मेरी आंखों के सामने मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। उल्टे मुझे खुशी होगी कि इसी बहाने खून की कशिश बनी रहेगी। मेरे कहने से मेरे पति संतुष्ट नहीं थे। फिर भी मैंने मन बना लिया था कि लाख दबाव डालें, पर मैं अपने बच्चे को उन्हें गोद नहीं दूंगी।
वैसे भी जेठानी जी को सोचना चाहिए कि क्या जरूरी है कि गोद लेने से बच्चा उनका हो जाएगा। बच्चा कोई सामान नहीं जो खरीदा और अपना हो गया। कल को बच्चा बड़ा होगा तो क्या उसे पता नहीं चलेगा कि उसके असली माँ बाप कौन हैं? वे क्या बच्चा लेकर अदृश्य हो जाएंगी? रहेगा तो वह हम सबके बीच ही ना। मुझे जेठानी की सोच में चालाकी नजर आई। उन्होंने हमें और हमारे बच्चों को गैर समझा, तभी तो कानूनी जामा पहनाने की कोशिश कर रही हैं। ताई ताऊ माँ बाप से कम नहीं होते, बशर्ते वे अपने भतीजों को वैसा स्नेह व अपनापन दें। क्या निसंतान ताई ताऊ अनमोल की जिम्मेदारी नहीं होंगे? 15 दिन बाद उन्होंने मुझे फिर से याद दिलाया तो मैंने साफ मना कर दिया। दीदी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पर मेरा जबीन गवारा नहीं करता कि मैं अपने नवजात शिशु को आपको सौंप दूं। मैं इसे अपनी आंखों के सामने पलता बढ़ता देखना चाहती हूँ। वह मुझसे वंचित रहे, इससे बड़ा गुनाह मेरे लिए कोई और नहीं। मैं अपराध बोध के साथ नहीं जी सकूंगी। मैं थोड़ी देर के लिए भावुक हो उठी, आगे बोली, ताई ताऊ माँ बाप से कम नहीं होते। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं अपने बच्चों को सही संस्कार दूंगी। मेरे कहने पर उनका मुंह बन गया। वे कुछ बोली नहीं, पर अपने पति से देर तक खुसर पुसर करती रहीं। कुछ दिन बाद पता चला कि वे मायके से किसी बच्चे को गोद ले रही हैं। वैसे भी कानूनन गोद लेने की सलाह मायके वालों ने ही उन्हें दी थी, वरना रिश्तों के बीच कोर्ट कचहरी की क्या अहमियत। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि अब जेठानी का अनमोल के प्रति वैसा लगाव नहीं रहा जैसा पहले था। दूध का पैसा इस बहाने से बंद कर दिया कि अब उनके लिए संभव नहीं। मुझे दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। एक अनमोल ही था जो दिन भर बड़ी मम्मी लगाए रखता था। मैंने अपने बच्चों के मन में कोई दुर्भावना नहीं भरी। जब मैंने बच्ची को जन्म दिया तो जेठानी ने सिर्फ औपचारिकता निभाई। जहां अनमोल के जन्म पर उन्होंने दिल खोलकर पार्टी दी थी, वहीं बच्ची के प्रति उनकी कृपा मुझे खल गई। मैंने भी साथ ना रहने का मन बना लिया। घर जेठानी का था, उन्हीं के आग्रह पर रहती थी। जब स्वार्थों की गांठ पड़ गई तो मुझे घुटन होने लगी। कानपुर जाने लगी तो जेठ का दिल भर आया। अनमोल को गोद में उठाकर बोले, बड़े पापा को भूलना मत। मेरी भी आंखें भर गईं, पर जेठानी उदासीन बनी रही। 20 साल गुजर गए इन बातों को। मैं एक बार इलाहाबाद तब आई थी जब जेठानी ने अपनी बहन के छोटे बेटे को गोद लिया था। इस अवसर पर सभी जुटे थे। उनके चेहरों पर अहंकार साफ साफ झलक रहा था। जितने दिन रही उन्होंने हमारी अपेक्षा की, वहीं मायके वालों को सिर आंखों पर बिठाए रखा। इस उपेक्षा से आहत मैं कानपुर लौटी तो यह निश्चय के साथ कि अब कभी उधर का रुख नहीं करूंगी। आज 20 साल भीगे मन से उन्होंने मुझे याद किया तो मैं उनके प्रति सारे गिले शिकवे भूल गई। आखिरकार उन्हें सही गलत की पहचान तो हुई। यही बात उन्हें पहले समझ में आ जाती तो हमारे बीच ये दूरियां ना होती। 20 साल मैंने भी असुरक्षा के माहौल में काटे। एक साथ रहते तो दुख सुख में काम आते। वक्त जरूरत पर सहारे के लिए किसी को खोजना तो नहीं पड़ता। खत इस प्रकार था, कागज पर लिख देने से कोई गैर अपना नहीं हो जाता और मिटा देने से अपना गैर नहीं हो जाता। मैंने खून से ज्यादा कागजों पर भरोसा किया, उसी का फल भुगत रही हूँ। जिसे कलेजे से लगाकर रखा, पढ़ा लिखाकर आदमी बनाया, वही ठेंगा दिखाकर चला गया। जो खून से बंधा था उसे कागज से बांधने की नादानी की। ऐसा करते वक्त मैं भूल गई थी कि कागज तो कभी भी फाड़ा जा सकता है। रिश्ते भावनाओं से बनते हैं। यही मैं चूक गई। मैं भी क्या करती। इस भय से एक बच्चे को गोद ले लिया कि इस पर किसी का कोई हक नहीं रह जाएगा। वह मेरा, सिर्फ मेरा रहेगा। मैं यह भूल गई थी कि 10 साल जिस बच्चे ने माँ के आंचल में अपना बचपन गुजारा हो, वह मुझे माँ क्यों मानेगा। मैं भी स्वार्थ में अंधी हो गई थी कि वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उस माँ के बारे में नहीं सोचा जिसने उसे पैदा किया। क्या वह ऐसा चाहेगी? सिर्फ नाम का गोदनामा था। इसकी आड़ में मेरी बहन का मुख्य मकसद मेरी संपत्ति हथियाना था।
जिसमें वह सफल भी रही। मैं यह तो नहीं कहूँगी कि अनमोल को मेरे पास बुढ़ापे की सेवा के लिए भेज दो, क्योंकि यह हक मैंने खो दिया है। फिर भी उस गलती को सुधारना चाहती हूँ जो मैंने 20 साल पहले की थी। पत्र पढ़ने के बाद मैं तुरंत इलाहाबाद आई। मेरे जेठ जी को फालिज का अटैक पड़ा था। हमें देखते ही उनकी आंखें भर आईं। अनमोल ने पहले ताऊजी फिर ताईजी के पैर छुए तो जेठानी की आंखें डबडबा गईं। अनमोल को सीने से लगाकर भरे गले से बोली, बित्ती बरका था जब मुझे पहली बार सीने से लगाया था। याद है, मेरे बगैर तुझे नींद नहीं आती थी। माँ की मार से बचने के लिए मेरे ही आंचल में सिर छिपाता था। बड़ी मम्मी, अनमोल का इतना कहना भर था कि जेठानी जी अपने आवेग पर नियंत्रण ना रख सकी और फफक कर रो पड़ी। मैं तो अब भी आपकी चर्चा करता हूँ। मम्मी से कितनी बार कहा कि मुझे बड़ी मम्मी के पास ले चलो। क्यों सुनीता, हम क्या इतने गैर हो गए थे? कम से कम अपने बेटे की बात तो रखी होती। बड़ों की गलती बच्चे ही सुधारते हैं। जेठानी जी ने ताना दिया। दीदी, मुझसे भूल हुई है। मेरे चेहरे पर पश्चाताप की लकीरें खिंच गईं। 2 दिन हम वहां रहे। लौटने को हुई तो मैंने महसूस किया कि जेठानी जी कुछ कहना चाह रही हैं। संकोच, लज्जा, जो भी वजह हो। फिर मैंने ही उनसे कहा कि क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते? मैंने जैसे उनके मन की बात छीन ली। इतना बोलते ही उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बोली, सुनीता, मुझे माफ कर दो। जेठानी जी के अपनेपन की तपिश ने हमारे मन में जमी कड़वाहट को हमेशा के लिए पिघला दिया। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।